बीए थर्ड सेमेस्टर के एंसिलरी पढ़ने वाले विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एंसिलरी सब्जेक्ट के रूप में लिया था, उनको मैं उनके कोर्स के अनुसार आगे वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने आधुनिक पश्चिमी विचारधारा तथा इसके भारत में प्रभाव की बात की थी और समाजवाद पर बात की थी। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन के नाते समाजवाद को मार्क्स प्रणीत साम्यवाद से इसलिए अलग नहीं करते क्योंकि उनकी मान्यता है कि समाजवाद मार्क्स के पहले कोई विचारधारा नहीं थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि मार्क्स के पहले समाजवाद नामक कोई शब्द नहीं था। मार्क्स के बाद समाजवाद नामक शब्द आया। वह केवल सामाजिक निष्ठा को प्रकट करने वाला शब्द जाल था। जो समाजवाद की बात करती थी वह सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला मात्र शब्द जाल था। मार्क्स ने उसे एक सुनियोजित विचारधारा का रूप दिया। अतः समाजवाद विचार से यदि मार्क्स को निकाल दें तो वह अस्पष्ट व अटपटी वृत्ति या विचारधारा बन जाती है। मतलब समाजवाद का संबंध सीधे सीधे मार्क्स से है। अगर मार्क्स को हटा दें समाजवाद से तो समाजवाद एक पाखंड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग फैशन वश भी समाजवाद का नाम लेते हैं। राजनीति में नैरेटिव्स चलते रहते हैं। राजनीति में नैरेटिव्स में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाजवाद एक फैशन के रूप में होता है और राजनीति में वोट बटोरने के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाजवाद के इतने विरोधी इसलिए भी बन गए कि समाजवाद शब्द के सम्मोहन की आड़ में देश में साम्यवाद के प्रति सम्मान पैदा किया जा रहा था। इसके लिए वे कांग्रेस व नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस और नेहरू का समाजवाद साम्यवाद से अत्यधिक प्रेम था। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की, लेकिन उसको व्याख्यायित नहीं किया कि क्या वह लोकतांत्रिक समाजवाद भारत की मूल विचारधारा और भारत के में अंतर्निहित विचारधारा के से मेल खाती है। क्या भारत में जो वैचारिक अधिष्ठान है, ज्ञान का प्रवाह है, उसमें समाजवाद जो मार्क्स का समाजवाद है कहीं खड़ा होता है? इस पर विचार नेहरू ने नहीं किया। वे साम्यवादी तानाशाही के सख्त खिलाफ थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साम्यवादी तानाशाही के पूर्णतः खिलाफ थे। नेहरू का पाश्चात्यवादी मानस भी उनके विचारों के अनुकूल नहीं था। नेहरू पश्चिमवादी थे। वह पश्चिम को सब कुछ मानते थे, भारतीय चिंतन प्रवाह को नहीं मानते थे। यह दीनदयाल उपाध्याय को समझ में नहीं आता था और दीनदयाल उपाध्याय इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। अतः नेहरू व कम्युनिस्ट दल जिस नारे के बल पर राजनीति कर रहे थे उसको देश में निर्विवाद रहने देना उन्हें गलत लगता था। जो नेहरू और कम्युनिस्टों का गठजोड़ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसके विरोधी थे। अतः यह ज्ञात होते हुए भी कि दुनिया में समाजवादियों की बड़ी संख्या गैर साम्यवादी है, उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद में फर्क न करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। परंतु विचार के पटल पर साम्यवाद और समाजवाद में अंतर करना जरूरी है। वास्तविकता तो यह है कि साम्यवाद के भी अनेक प्रकार हैं, यथा रूसी साम्यवाद, चीनी साम्यवाद, युगोस्लाव साम्यवाद और यूरो साम्यवाद। कौन से साम्यवाद है और कौन सा समाजवाद है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि पूंजीवाद तथा समाजवाद तो पश्चिमी औद्योगिक क्रांति के जुड़वा बेटे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि पूंजीवाद और समाजवाद पश्चिमी औद्योगिक क्रांति के जुड़वा बेटे हैं। अतः वे कहते हैं कि समाजवादी भी मूलतः पूंजीवादी ही हैं। जो भी समाजवादी बनने का पाखंड करते हैं वस्तुतः वे वास्तव में पूंजीवाद का दूसरा रूप है। समाजवादी फिर चाहे जिस रूप और रंग के हों, पश्चिम की प्रौद्योगिकी में अमिट श्रद्धा रखते हैं। उनकी लड़ाई मशीन से नहीं, मशीन के मालिक से है। फलतः उसकी मलकियत
राज्य को सौंपकर वे समाधान मान लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पाश्चात्य औद्योगिक क्रांति को ही अमानवीय पूंजीवाद और साम्यवाद की उपज मानते हैं। मशीन को मानव से बड़ा दर्जा देने वाला यह औद्योगिक विस्तारवाद ही मानवता के प्रति अपराध है। उत्पादन के इन केंद्रीकृत तरीकों ने कर्मशील मानव के हाथ ही काट लिए, उसे असंवेदनशील तथा असांस्कृतिक बता दिया, उसे दो कृत्रिम संज्ञाओं में बांट दिया, शोषित और शोषक या शासित और शासक। यह मानव का विकृतीकरण रूप है। दीनदयाल उपाध्याय जी का मत है कि पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों ही अवस्था में मानव के सही और पूर्ण रूप को नहीं समझ पाया। एक में उसे स्वार्थी, अर्थपरायण, संघर्षशील एवं मात्स्य न्याय प्रवण का प्राणी माना गया, तो दूसरी व्यवस्थाओं में परिस्थितियों का दास, अकिंचन और अनास्थामय माना गया। शक्तियों का केंद्रीकरण दोनों में अभिप्रेत है। शक्तियों का केंद्रीकरण दोनों में अभिप्रेत है। फलतः दोनों का परिणाम अमानवीकरण हो रहा है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति, मानव अपने को खोता जा रहा है। दीनदयाल जी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति मानते हैं। यह भारतीय परंपरा है, यह भारत की कर्म। मनुष्य में ईश्वर की अवधारणा है। मनुष्य को ईश्वरत्व के रूप में दिखा जाता है। भगवान राम मनुष्य थे, ईश्वर थे। कृष्ण मनुष्य थे, ईश्वर थे। तो हमारे यहां मनुष्य को भी ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करने की धारणा है, गुण के आधार पर। इसलिए राजा का दैवी सिद्धांत की बात की जाती है। मनुष्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही मनुष्य है। यह भाव भारत में मीमांसा का विषय बना रहा। हमें मानव को पुनः स्थान पर प्रतिष्ठित करना हो। दीनदयाल जी कहते हैं मानव को की प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। उसकी गरिमा का उसे ज्ञान कराना होगा। उसकी गरिमा का उसे ज्ञान कराना होगा। उसकी शक्तियों को जगाना होगा तथा उसे देवत्व की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थशील बनाना होगा। मनुष्य को पुरुषार्थशील बनाने के दीनदयाल जी समर्थक थे। वह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा संभव है। मनुष्य पुरुषार्थशील कब होगा? जब विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होगी। हमें समाजवाद अथवा पूंजीवाद नहीं, मानव का उत्कर्ष और सुख चाहिए। समाजवाद पूंजीवाद की जरूरत नहीं है। दीनदयाल जी के अनुसार क्या चाहिए? मानव का ऐश्वर्य होना चाहिए, मानव का सुख होना चाहिए, मानव की एकता होनी चाहिए, मानव की संवेदनशीलता होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। यही उनका अंत्योदय के दर्शन का आधार है। मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था, मानव केंद्रित विकास, मानव केंद्रित दृष्टि, मानव केंद्रित सब कुछ। मानव ही सृष्टि है और मानव के साथ जीव भी जुड़ता है। जीव के बिना मानव नहीं रह सकता। मानव जीव है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य रहेगा तो कीट पतंगे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि मनुष्य रहेगा तो पर्यावरण नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मनुष्य रहेगा पशु नहीं रहेगा। मनुष्य का मतलब ये पूरा आवरण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर अपने विचारों को व्यक्त करते समय उसे भारतीय संदर्भ में ही विवेचित किया, जो सैद्धांतिक के साथ साथ राजनीतिक भी था। उनके विचारों के कुल स्वर को सुनकर यह कहा जा सकता है कि वे विधायक के रूप में समष्टिवादी थे। समष्टिवादी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विधायक भी थे और समष्टिवादी थे। समष्टि का मतलब पर्यावरण, वृक्ष, नदी, जीव, जंतु और मनुष्य, पहाड़, ये जो सारे पर्यावरण है, इसमें मनुष्य खड़ा है। अब मनुष्य ही उसका संरक्षक है और पर्यावरण के तत्व भी मनुष्य के संरक्षण है। वे पूंजीवाद और समाजवाद, इन दो कठोर दायरों के विचारधाराओं को बांटकर किसी एक दायरे की तरफदारी के खिलाफ थे। पूंजीवाद के खिलाफ तो वे समाजवादी ही थे, लेकिन प्रतिक्रिया से उत्पन्न राज्यवादी समाजवाद के खिलाफ थे वे मानवतावादी थे। संपूर्ण मानवतावादी, एकात्म मानवतावादी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यह तकनीक के आधार पर समाजवाद का विरोध लोगों को बहुत समझ में नहीं आया। अतः लोगों ने उनकी प्रचलित समाजवादी खेमे के विरोधी
अर्थात पूंजीवादी खेमे में ढकेल दिया। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कह दिया, लोगों ने कह दिया कि वो पूंजीवादी थे। आज की तकनीक के युग में उद्योगवाद के विरोधी को आधुनिकीकरण का विरोधी भी माना जाता है। संभवतः यही कारण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार लोग ठीक से समझ नहीं पाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बहुत गूढ़ तत्वों के आधार पर अपने विचार को प्रतिस्थापित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात की। पाश्चात्य जगत में पूंजीवाद समाजवाद की अतिवादी बहस का समाधान लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस अवधारणा के विषय में ज्यादा विवेचन नहीं किया। जितना थोड़ा संदर्भ उनके लेखों में आया है वह लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा की प्रशंसा में ही आया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वास्तव में पूंजीवाद और साम्यवाद की घेराबंदी को तोड़ने वाली विचार सरणी की उपज है। उपाध्याय इस संदर्भ में अपनी बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विगत 30 वर्षों से अपनी उदारवादी नीतियों एवं नवीन आर्थिक चिंतन के कारण उन्होंने पाश्चात्य राष्ट्रों ने समाजवादियों को हतप्रत कर डाला है। आज अमेरिका या इंग्लैंड का सर्वसाधारण व्यक्ति, किसान या मजदूर, जिसे साम्यवादी परिभाषा के अनुसार सर्वहारा कहा जाता है, 100 वर्ष से पहले की तथाकथित उत्पीड़ित अवस्था में नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर कल्याणकारी राज्य के आदर्श प्रतिस्थापित हो रहे हैं। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही देशों के बारे में मार्क्स की भविष्यवाणियां असत्य सिद्ध हुई हैं। कल के पूंजीवादी देशों ने अपनी पद्धति में विकास किया है और आज के भौतिक विकास में समाजवादियों से टक्कर लेने को उद्यत है। इस उद्धरण में साम्यवाद के खिलाफ लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा को पूंजीवाद के विकास या सुधार के रूप में प्रशंसित किया गया है। इसी प्रकार बंबई में अपने प्रसिद्ध भाषण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, यूरोप के कुछ देशों में समाजवाद के नाम पर राजनीतिक क्रांतियां हुई। जहां लोगों ने समाजवाद को स्वीकार नहीं किया, वहां भी राज्यकर्ताओं को श्रमिकों के अधिकारों को मान्य करना पड़ा तथा कल्याणकारी राज्य का आदर्श सामने रखना पड़ा। इस उद्धरण में वे लोक कल्याणकारी राज्य को समाजवादी मजदूर संगठनों की विजय के रूप में प्रतिपादित करते दिखाई पड़ते हैं। जब मजदूर संगठनों के विजय के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने विचार को प्रतिपादित करते हैं तो बहुत से लोगों का कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के आधुनिक मार्क्स हैं। ये भी कहते हैं लोग, लेकिन मार्क्स तो नहीं है। उन्होंने मार्क्स के विचारधारा का, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, वर्ग संघर्ष का विरोध किया है। वास्तव में पाश्चात्य विचार यात्रा की अधुनातन अवधारणाओं में जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य तथा नियो लेफ्ट नववाम की विचारधाराएं प्रमुख है। उपाध्याय जी ने अपने विवेचन का विषय नहीं बनाया। अब नियो मार्क्स, नियो लेफ्ट, नियो लिबरल, ये सब बात को पाखंड मानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यह एक संयोग हो सकता है कि सुविचारित कूटनीति भी हो सकती है, क्योंकि इन विषयों पर यदि ध्यान देते तो पाश्चात्य विचारों की एकांगिकता व अमानवीयता को इतनी प्रखरतापूर्वक वे आलोचना न कर पाते। ये विचार पाश्चात्य प्रयोगों की अंतर्निहित अतिवादिता के विरुद्ध ही विकसित हुए। अपने प्रथम उद्धरण में लोक कल्याणकारी राज्य सिद्धांत का इस्तेमाल भी उपाध्याय जी ने समाजवाद के खिलाफ में कर दिया। उसमें परोक्ष पूंजीवादियों की प्रशंसा भी झलकती है, लेकिन शायद यह बात इस सिद्धांत के विकास के इतिहास के साथ संगत नहीं है, क्योंकि लोक कल्याणकारी सिद्धांत को प्रतिपादित व प्रतिष्ठित करने वाले विचारक पूंजीवादी नहीं वरन गैर साम्यवादी समाजवादी हैं, जो कि सामान्यतः लोकतंत्रात्मक समाजवाद के पुरस्कर्ता हैं। पूंजीवादी आर्थिक अराजकता तथा साम्यवादी राज्यवादिता के खिलाफ इसका प्रणयन हुआ। साम्यवादियों का आंतरिक आत्मावलोचन
उसे नवबाम की ओर उत्प्रेरित कर रहा है, जो लोकतंत्री उदारवाद व मानववाद की विजय है। यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस पर ध्यान देते तो उनका एकात्म मानववाद आधुनिक वैश्विक विचार यात्रा में सहभागी हो जाता, लेकिन काश ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही एक और विचार है जिसमें आधुनिक राजनीति शास्त्र को बहुत प्रभावित किया है, वह है संविधानवाद। संविधानवाद ने भी आधुनिक राजनीतिक विचारधारा और आधुनिक राजनीतिक चिंतन को, राजनीतिक विज्ञान को बहुत प्रभावित किया। केवल धर्म राज्य के विवेचन के समय उसे कानून के राज्य का समानार्थी बताते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय संविधानवाद का संदर्भगत व परोक्ष समर्थन करते हैं। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति तथा लोकतंत्र के विकास में लोकतंत्र की अनेक सांस्थानिक विधाओं के विश्लेषण एवं निरूपण में संविधानवाद के विचार ने एक गौरवपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि इस विषय पर भी उपाध्याय विचार व्यक्त करते तो उन्हें पश्चिम इतना अमानवीय या वह धर्मभाव विहीन नहीं लगता। कारण जो भी रहा हो, लेकिन इन विचारों की यात्रा को अनदेखा करने से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विवेचन में वह पूर्णता नहीं आ पाई है जिस पूर्णता की झलक लोग आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी देखना चाहते हैं, जबकि ये विचार उनके पूर्णतावाद के लिए अधिक संगत और रंजक सिद्ध होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार पूर्णतावादी हैं, अपूर्णतावादी नहीं है, संपूर्ण है, पूर्ण है। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूर्णतावादी राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तथा संविधानवाद उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित भारतीयता के अधिष्ठान वाले एकात्म मानववाद तथा धर्म राज्य कल्पना के बहुत अनुकूल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संविधानवाद के संदर्भ में दर्शन है, वह दर्शन एकात्म मानव दर्शन के अनुरूप है। इससे जुड़कर एकात्म मानव दर्शन निश्चयी भारत के प्रतिनिधि के नाते विश्व विचार में योग दे सकता है। यह कहना गलत है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन वैश्विक नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन वैश्विकी नहीं, वैश्विक एकात्मवाद का प्रतीक है। वह विश्व को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के जिस आधार पर भारत की ज्ञान परंपरा का विकास हुआ, वसुधैव कुटुंबकम के जिस धारणा पर भारत ने दुनिया का मन जीतने का में सफलता पाई, वह वसुधैव कुटुंबकम का आधार ही एकात्म मानव दर्शन है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसी संदर्भ में एक और बात करते हैं, वह क्या है? संघात्मक बनाम एकात्मक संविधान। संघात्मक बनाम एकात्मक संविधान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध शीर्षक के संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसकी व्याख्या करते हैं। संविधान के निर्माण के समय दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखे गए लेखों का अध्ययन करना जरूरी है, जिसमें हमने देखा है कि उपाध्याय संघात्मक संविधान रचना के विरुद्ध थे तथा एकात्मक संविधान के पक्ष में थे। संघात्मक व एकात्मक शासन व्यवस्थाएं वस्तुतः शासन की संरचनात्मक विविधताओं का परिचायक है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संघात्मक रचना का विरोध तथा एकात्मकता का समर्थन संरचनात्मक कम भावनात्मक ज्यादा है। संघ राज्य में जो मूलभूत राज्य इकाई होती है, उस इकाई का आधार क्या हो? भारत की विविध इकाइयों का संघ है अथवा एक भारत की विविध इकाइयां अंगीभूत हैं? इस सवाल ने यह भावनात्मक आयाम ग्रहण कर लिया था कि भारत एक राष्ट्र है या भारत एक बहुराष्ट्रीयों का समुदाय है। आज भी 21वीं शताब्दी में 2021 में भी बहुत से राजनीतिक विज्ञानी, आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी मानते हैं कि भारत बहुराष्ट्रीय समुदाय है, भारत में राष्ट्रवाद विखंडित है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, भारत की एकता की बात करते हैं,
भारत की एकात्मकता की बात करते हैं। अंग्रेजों तथा साम्यवादी विचारक भारत को बहुराष्ट्रीय समुदाय घोषित करते हैं, आज भी घोषित करते हैं। उनके समय में भी घोषित करते थे, आज भी घोषित करते हैं। बनाना स्टेट कहते हैं, केले की तरह स्टेट, टुकड़ों टुकड़ों में बटा स्टेट। लेकिन ऐसा तो है नहीं। मेले, त्योहार, परंपराएं, संविधान, विवाह पद्धतियां, जन्म और मृत्यु, ये सारे संस्कार संवैधानिक नहीं है, लेकिन ये भारत को एक बनाते हैं। भारतीय संघवाद में यह बहुराष्ट्रीय भाव अंतर्निहित है। अतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघवाद के उग्र विरोधी बन गए। संघात्मक शासन के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संविधान सभा में इस तत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया था कि हम अनुभव करते हैं कि सभी लोगों को संगठित करने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है, लेकिन कुछ निर्देशों के कारण, चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, हमें एक ऐसे केंद्र से संतोष करना है जिसको केवल 3 विषय दिए गए, जिसमें मंत्रिमंडल ने हमारे सामने रखा है। इस प्रकार हम प्रांतीय स्वशासन के सिद्धांत को अपनाकर काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार प्रांतों के ही होंगे। हमारी तजवीज यह है कि एक बहुराष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया जाए, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों को अपने विकास का पर्याप्त अवसर मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपयुक्त अवधारणा को संविधान के तात्विक मूल मानते हैं, तात्विक मूल मानते हैं। यदि भारत के वर्तमान संविधान का विचार राष्ट्र की अवधारणा के मापदंड से करें तो हमें पता चलेगा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है। हमारा एक राष्ट्र है, हम एक जन हैं, इसलिए हम भाषा, प्रांत, जाति, मजहब आदि के आधार पर मूलभूत अधिकारों में किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। हमने एक नागरिकता का सिद्धांत माना है। अलग अलग प्रांत होते हुए भी अमेरिका की बात, जहां राज्य और संघ अलग अलग नागरिकता नहीं है, अमेरिका की तरह हमारे यहां राज्य और संघ के अलग अलग नागरिकता नहीं है। हम भारत के एक नागरिक हैं। इसी प्रकार हमने राज्यों को संघ से निकल जाने का अधिकार भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, हम राज्यों की सीमाओं और नाम क्या हो इसका निर्णय संसद ही कर सकती है, राज्यों का विधानमंडल नहीं कर सकता। यह सब ठीक प्रावधान है। इतना होने पर भी हमने अपने संविधान को संघात्मक बनाया, अर्थात जो बात व्यवहार में रखी गई है वह तत्वतः अमान्य कर दी है। संघात्मक में इकाइयों की निजी सत्ता और प्रभुता होती है। वे एक समझौते के अनुसार अपने अधिकार केंद्र और संघ को सौंप देते हैं। हो सकता है कि वे इकाइयां अपने संपूर्ण अधिकार केंद्र को सौंप दें और इस तरह संघ अधिक अधिकार संपन्न हो सकता है, किंतु उसके सभी अधिकार उसे मिले हुए तथा सौंपे हुए रहते हैं। ऐसा कोई अधिकार नहीं जो उसका अपना ही हो। इस प्रकार के संविधान भारत में प्रांत की सत्ता को मूलभूत मानता है और केंद्र को राज्यों का समूह मात्र। यह सत्य के विपरीत है। भारत को एकता और अखंडता की धारणा के विपरीत है। इसमें भारत माता की जीवनमान चैतन्यमयी कल्पना नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत को एक जीवित राष्ट्र मानते हैं और भारत को माता मानते हैं और उसमें चैतन्यमयी संदर्भ देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राष्ट्रों का संघ होगा, अर्थात बिहार माता, बंग माता, पंजाब माता, कन्नड़ माता, तमिल माता आदि माताओं को मिला करके भारत माता बनेगी। यह हास्यास्पद कल्पना है। इसमें प्रांतों की कल्पना भारत माता के अंग के रूप में ही की गई है, अलग अलग माताओं के रूप में नहीं की गई है। अतः हमारा संविधान संघात्मक न होकर के एकात्मक होना चाहिए। आज इतना ही। इसके बाद का संदर्भ जो है मैं कल आपके सामने रखूंगा।